अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप लोग? तबीयत से ठीक है आपकी? अच्छा जी, हम लोग 15.1 एग्ज़ाम्पल तक हमने कर लिया था, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास है 15.2 एग्ज़ाम्पल, चैप्टर नंबर 15 की। इफ़ द एज आर 60%, the B's are 40% of the whole number of observations. What must be the percentage of AB's in order that we may conclude that A and B are independent? अब आपको याद होगा पीछे भी हमने इंडिपेंडेंट की बात की थी। तो इंडिपेंडेंट कब होता है? जब इज़ इक्वल टू का साइन आता है, ठीक है। और ये एज की बात कर रहा है, एज मीन के ए का टोटल, ए ब्रैकेट इज़ इक्वल टू 60, ठीक है। और उसके बाद बीज़ की बात कर रहा है, तो बीज़ मीन आपके पास बी ब्रैकेट इज़ इक्वल टू 40। और जो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन की उसने बात की, तो इन दोनों को अगर हम प्लस करें जो कि n के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। 60 + 40 इज़ इक्वल टू 100, तो n इज़ इक्वल टू आपके पास 100 हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर ए एंड बी बीइंग इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट के अंदर जो फार्मूला होता है आपके पास वो क्या होता है? ए बी इज़ इक्वल टू ए इंटू बी डिवाइड बाई एन, ठीक है जी। इज़ इक्वल टू हमने उसकी वैल्यूज़ पुट की, ए की वैल्यू थी 60, हमने बी की वैल्यू पुट की 40 और डिवाइड बाय एन की वैल्यू थी 100। मल्टीप्लाई किया, फिर उसको हमने डिवाइड किया, तो आंसर हमारे पास क्या आया? 24%। अब 24% के अंदर क्यों लिखा? क्योंकि उसने क्वेश्चन के अंदर ही ये पूछा था हमसे कि व्हाट मस्ट बी द परसेंटेज ऑफ ए बीज़, ठीक है। तो ए बीज़ की परसेंटेज क्या होगी? तो अब क्या एंड पे जो आंसर आया तो वो आपकी 24% है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास अगली एग्जांपल है, देखिएगा 15.3। गिवन द फॉलोइंग डाटा, फाइंड वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और एसोसिएटेड। तो इधर भी उसने बात इंडिपेंडेंट की, तो इट्स मीन दैट कि यहाँ पर भी आपके पास क्या आएगा? इक्वल का साइन आएगा, ठीक है। पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, जिसके अंदर उसने कुछ वैल्यूज़ आपको बताई हुई हैं, ठीक है जी। n इज़ इक्वल टू 150, a इज़ इक्वल टू 30, b इज़ इक्वल टू 60, ए बी इज़ इक्वल टू 12, ठीक है। और पार्ट 2 है, उसके अंदर भी आपके पास वैल्यूज़ हैं। अब सोल्यूशन है, देखिएगा इंडिपेंडेंट कब होता है? मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ए बी इज़ इक्वल टू ए इंटू बी डिवाइड बाई एन, जो कि इंडिपेंडेंट होता है, ये फार्मूला है इंडिपेंडेंट का। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया कि पार्ट 1 के मुताबिक आपने जो वैल्यूज़ थी उसके अंदर पुट कर दी। जैसे कि आपके पास सबसे पहले ए बी था, ठीक है, जो लेफ़्ट हैंड साइड पर है। ए बीस जो है वो आपके पास 12 है, जो कि पार्ट 1 में है, वो आपने वहाँ पुट कर दिया। इज़ इक्वल टू ए आपने बता दिया 30 है, बी आपने बता दिया 60 है, और एन आपने बता दिया 150। तो इसको जब सॉल्व किया हमने, तो 12 इज़ इक्वल टू 12 आ गया। तो इट्स मीन दैट कि ये हमारे पास आपस में क्या है? ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। अगर यहाँ पर नॉट इक्वल टू आ जाता, मतलब 12 इज़ इक्वल टू समथिंग एल्स आ जाता है 12 के, तो हम इसको क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट कह देते, ठीक है। या फिर वो आपके पास आ जाता ग्रेटर देन और लेस देन का अगर साइन इसमें यूज़ कर लेते हैं कि 12 ग्रेटर देन है दिस वैल्यूज़, तो फिर आपके पास वो पॉजिटिव एसोसिएशन आ जाती, ठीक है। अगर लेस देन आ जाता 12 जो है वो लेस देन है नेक्स्ट वाली कोई वैल्यूज़ से, तो फिर आपके पास कौन सा आ जाता? नेगेटिव एसोसिएशन, ठीक है। तो पार्ट 1 के अंदर बस इतना ही था, हमने सिर्फ ये बताना था कि अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो क्या ये इंडिपेंडेंट हो गए या नहीं, ठीक है। तो ये दोनों बराबर आ गए हैं, सो दीज टू एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट। तो नेक्स्ट है आपके पास सेकंड पार्ट, देखिएगा ज़रा आगे जी। इसके अंदर आपके पास है वैल्यूज़ आपके पास पहले गिवन थी, इसके अंदर भी आपने यही कुछ बताना है कि भाई वो आपस में इंडिपेंडेंट है दो वेरिएबल या नहीं। तो आपके पास वैल्यूज़ मैंने ऊपर पहले लिखी हुई हैं। ए बी इज़ इक्वल टू 256, अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 144, ए बीटा इज़ इक्वल टू 48, अल्फ़ा बी इज़ इक्वल टू 768। अब ये जो ऊपर उसने दी हुई है, ठीक है,
ये आपको मैंने उस दिन टेबल जब समझाया था, टेबल के अंदर मैंने कहा था जो मिड वाली वैल्यूज़ होती हैं वो आपके पास कौन सी होती हैं, अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, तो ये अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी उसने गिवन थी आपके पास, तो बाकी आपने फाइंड कर लेनी थी। मतलब कि ए जो है वो आपके पास कौन सी है, पॉजिटिव क्लास फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ए और बी, और अल्फ़ा और बीटा जो है वो कौन सा है, नेगेटिव क्लास फ्रीक्वेंसी, जो कि आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। अच्छा जी, उसके बाद जब आपने उनके अंदर वैल्यूज़ पुट कर ली उनकी जो आपके पास क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, देन आपने क्या किया कि जब देखें जी आपके पास टेबल देखें मैंने दोबारा लिखा हुआ है, ये नहीं कि जस्ट वैल्यूज़ लिख दी हैं, टेबल इसलिए दोबारा लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए। तो ए बी की जो वैल्यू थी 256 थी, ए बीटा की जो वैल्यू जो आपके पास शो हो रही है 48 है, फिर अल्फ़ा बी की वैल्यू जो है 768 है, और अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू है 144। तो आपने क्या करना है, जो ए ब्रैकेट का आंसर आया हुआ है टोटल के अंदर 304, वो कैसे आया है, 256 प्लस 48 को जब आप ऐड करेंगे 304 आ जाएगा, मतलब रो वाइज आपने ऐड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद 768 प्लस 144 करेंगे तो आंसर रो वाइज आ जाएगा आपके पास 912। ठीक है, ये चीज़ आ गई। उसके बाद आपने क्या करना है, जो बी का टोटल आया हुआ है, बी ब्रैकेट इज इक्वल टू 1024, वो कैसे आया है, वो आपने ऐसे ऐड कर लेना है 256 प्लस 768। ठीक है, मतलब आपने कॉलम वाइज अब टोटल कर लेना है। अब कॉलम वाइज टोटल यहाँ पर भी करेंगे, जहाँ बीटा का टोटल आया हुआ है 48 प्लस 144 192। अब आप लोगों ने 304 912 करेंगे तब भी आंसर आपके पास 1216 आएगा। अगर आप 1024 और प्लस करेंगे 192 तब भी आंसर 1216 आएगा। ठीक है, तो ग्रैंड टोटल जो है वो आपके पास सेम होगा, रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी। चलें जी, आपके पास सारी वैल्यूज़ अब आ गई हैं। ठीक है, अब आपने इंडिपेंडेंट वाला जो फार्मूला है उसके अंदर पुट कर देना है। तो इंडिपेंडेंट वाला फार्मूला जो है वो आपके पास होता है ए बी इज़ इक्वल टू ए इंटू बी डिवाइड बाई एन। तो ए बी यहाँ पर आपके पास पहले से गिवन था 256, ए और बी जो है वो आपने फाइंड कर लिया। ठीक है, वो आपके पास 304 और 1024 आपके पास टेबल के अंदर भी गिवन है, वहाँ पर देख लें, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट की हैं। एन कैपिटल एन सॉरी ग्रैंड टोटल जो है स्मॉल एन वो आपके पास गिवन है 1216। ठीक है, इसको आपने जब सिंप्लीफाई किया तो आंसर आपके पास आ गया 256। इट्स मीन दैट ये दोनों भी जब आपस में बराबर आ गए तो हम कह सकते हैं कि एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल के अंदर यही था। आगे एक छोटा सा टॉपिक है, हम उसको पढ़ लेते हैं आज, फिर उसके क्वेश्चन जो है वो हम बाद में करेंगे जी। आगे एक टॉपिक है, देखिएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। अब कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन क्या होता है जी, देखें, द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी इज़ मेजर्ड बाय अ कोएफिशिएंट। मतलब कि भाई ये जो है ये आपके पास यूज़ होता है स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, मतलब दो वेरिएबल या दो एट्रीब्यूट्स के दरमियान को मैयर करने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ को मैयर करने के लिए ये यूज़ होता है। ठीक है, तो फार्मूला इसका क्या है, Q इज़ इक्वल टू ए बी। ठीक है, अल्फ़ा बीटा माइनस ए बीटा इंटू अल्फ़ा बी। ठीक है, यही जो ऊपर स्टेटमेंट है यही एज इट इज़ नीचे लिख देंगे, बस माइनस और प्लस कर देंगे, और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, और ये सारी वही वैल्यूज़ हैं जो आपके पास अल्टीमेट क्लास के अंदर मौजूद है। अब अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी जो है आपके पास वो जैसे है, जैसे लिखी होती है टेबल के अंदर, उसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना तो ये बन जाएगी। ठीक है, तो ज़रा देख लीजिएगा एक बार गौर से। उसके बाद नीचे 3 कंडीशन लिखी हुई हैं, कहते हैं अगर Q इज़ इक्वल टू 0 आ जाए आंसर में तो आपके पास वो होगा एट्रीब्यूट्स क्या होंगे यार, इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, कहते हैं अगर Q इज़ इक्वल टू +1 आ जाए, ठीक है, मतलब 0 से प्लस और ये इस तरह या +1 की फॉर्म में आ जाए, या 1 पॉइंट समथिंग हो, या 2 हो, 3 हो, मतलब प्लस वाले हिस्से में आ जाए, तो एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, कम्प्लीटली एसोसिएटेड होंगे। ठीक है, कम्प्लीटली एसोसिएटेड से मुराद क्या कि आपके पास पॉजिटिव एसोसिएशन कहलाएगी वो। ठीक है, अगर आपके पास Q इज़ इक्वल टू -1 आ जाए, मतलब 0 से नीचे वाली वैल्यूज़ आ जाए माइनस के अंदर, तो एट्रीब्यूट्स जो हैं वो आपके पास क्या होंगे, कम्प्लीटली डिसएसोसिएटेड। डिसएसोसिएटेड से मुराद क्या कि नेगेटिव एसोसिएशन होगी वहाँ पर, और इसकी जो रेंज होती है वो आपके पास
-1 से +1 के बिटवीन होती है। अब यहाँ पर मैंने x लिखा हुआ है, आप अगर x लिखना चाहें तब भी ठीक है, अगर आप x की जगह q पुट कर दें तब भी ठीक है। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।